आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर मिसेस तसव्वुर मलिक टीम ट्रैवल की ओनर आपके सामने कुछ नई अपडेट्स इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर हूँ मैं। और कुछ पुरानी इंफॉर्मेशंस को भी हाईलाइट करना है, कुछ मिसकंसेप्शंस को भी हाईलाइट करना है, कुछ नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो बाकायदा अपने इस सेशन का आगाज़ करती हूँ मैं। और आज मैं एक नहीं 2-3 मुल्कों पे बात करूँगी एज़ यूजुअल। पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने व्यूवर्स का, जिनका रोज़ बरोज़ ट्रस्ट लेवल मेरे पर बढ़ता जा रहा है और जो मुझे अपना कीमती वक्त भी देते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, और प्लस ये कि ट्रस्ट भी करते हैं, मशवरे भी लेते हैं। कुछ उसमें लोग कुछ हैं ऐसे जो परेशान भी कर देते हैं मुझे। खैर एनी हाउ, ये कहानियाँ तो चलती रहेंगी, ये सफ़र तो चलता रहेगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब बात करेंगे आज हम सबसे पहले टर्की की करेंगे, मोल्डोवा की करेंगे, आज़रबाईजान की करेंगे और यूरोप की करेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम मैं सब मुल्कों को दूँगी क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ कॉल्स आती है, मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शो के ज़रिए आप लोगों को हाईलाइट कर दूँ, तो वो आपके लिए भी आसानी हो जाती है एंड देन मेरे लिए भी काफ़ी आसानी पैदा हो जाती है। तो आज हम पहले बात करेंगे टर्की का, क्योंकि आप लोगों को भी ये चीज़ पता है कि मैंने ये जो सेशन का सिलसिला स्टार्ट किया था, बेसिकली ये है अवेयरनेस का मतलब है कि वो मालूमात दी जाए आपको जिसके बारे में आप लाइम हैं या आपको सही गाइडलाइन मिली। मैं यहाँ किसी को भी स्पेसिफिकली ना हाईलाइट करूँगी, ना किसी इदारे को, ना किसी पर्टिकुलर इंसान को, लेकिन हर इंसान को इतनी नॉलेज और इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिस वजह से जो पैसेंजर होता है वो बाद में इन चीज़ों पे सफ़र करता है। तुर्की में आपको एक सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और जिनका विज़िट वीज़ा अप्लाई हो रहा है, विज़िट वीज़े पे मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट कई बार मैंने बताया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किस तरह लगते हैं और किस तरह अप्लाई होता है, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे अपॉइंटमेंट की। तो तुर्की के अपॉइंटमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वीज़े के बाद हम वीज़े की कॉपी और पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और एक तस्वीर लेकर हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव तुर्की में मौजूद है, और एप्लीकेशन फॉर्म रेडी कर लेते हैं। बट अपॉइंटमेंट उस शख्स का जो पहली बार तुर्की जा रहा है, वहाँ पहुँचने के बाद ही उठाया जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से बैठकर हम उन लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। पहली बार जो तुर्की पहली बार सफ़र कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, जो सेकंड टाइम जा रहा है तो बिल्कुल उसका वीज़ा आ जाता है, उसका पासपोर्ट होता है और हम जो है उसका अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तुर्की में आपको पढ़े लिखे लेवल के हिसाब से बिल्कुल भी कोई जॉब नहीं मिलती है। और अगर हम किसी मल्टीनेशनल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, हॉस्पिटैलिटी के सेक्शन में आपके लिए सीवी के मुनासबत से जॉब तलाश करते हैं, तो वहाँ पे आजकल जो ज़्यादा इशू आता है वो आ रहा है लैंग्वेज बैरियर का। क्योंकि किसी भी मल्टीनेशनल की जो बड़ी टीम होती है, जो HR होती है, वो मांगती है आपको फ्लुएंट इन टर्किश लैंग्वेज, क्योंकि टर्किश लोग जो होते हैं दे आर नॉट अवेयर टू स्पीक इन इंग्लिश। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि आप इशारों की ज़बान कब तक चलाते रहेंगे। एज सुन एज़ पॉसिबल उर्दू तो वो समझते नहीं हैं, तो आपको फिर उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो बेहतर होगा कि आप जिस वक्त अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले अच्छा होगा कि आप प्रॉपर तरीके से इंटरनेट पे जाके गूगल से आप कुछ नहीं सीख सकते सिवाय इसके कि चंद लफ्ज़ के कि जी सलाम कैसे होता है, जवाब कैसे देते हैं, और मतलब बाकी डिटेल कैसे ली जाती है, बाकी बात कैसे होती है, ठीक है ना। इसके अलावा और नथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरा मकसद होता है अवेयरनेस देना, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन देने से पूरी कोशिश करती हूँ गुरेज करना।
तो ये चीज़, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड चीज़ ये कि जॉब के हवाले से मैंने बात की, क्योंकि मैंने ही सबसे ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट भी किया था कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव ना सिर्फ रेड कार्ड दिलवाते हैं 7 से 10 दिन के अंदर, बल्कि ब्लू कार्ड पे जॉब्स भी करवाते हैं। जी बिल्कुल करवाते हैं, आज भी करवा रहे हैं। लेकिन अब यह है कि लैंग्वेज बैरियर, कुछ लॉकडाउन के बाद कुछ तब्दीलियाँ आई हैं जिस वजह से लैंग्वेज बैरियर का सिलसिला बड़ा चल निकला है। तो कोशिश कीजिए कि जाने से पहले आप जो है वो लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख लीजिए। तीसरी बात ये कि ये भी अभी 2020 का लॉकडाउन के बाद का नया उनका रूल आया है कि जो TRP रेड कार्ड आपको मिलेगा वो 1 साल के बाद रिन्यू नहीं होगा। हालांकि पिछले सालों में इस तरह की सख्तियाँ नहीं थी और ये आसानी से कुछ पैसे ऊपर नीचे करके रिन्यू हो जाता था, लेकिन अब इन्होंने सख्ती से ये कानून निकाल दिया है। आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे नेक्स्ट ईयर के लिए TRP रेड कार्ड के मिल आपका रिन्यू। ठीक, ये है वो अपडेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन जो नए जाने वालों को फ़ायदा मंद हो। नए जाने वाले TRP के बाद अगर अपने माइंड में एक मजदूर तबके की जॉब को जहन में रखेंगे, चाहे वो खातून हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो बहुत क्वालिफाइड हो, लेकिन वो अपने माइंड को रखें इस बात की तरफ कि उन्हें काफ़ी लोअर कैटेगरी की जॉब मिलेगी और काफ़ी लोअर कैटेगरी की ही पे स्केल होगी। ठीक है, अब 100 में कोई ऐसा हो, 10-12 में से कोई एक ऐसा निकल आए तो वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है जिसको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। अब अपॉइंटमेंट की तरफ दोबारा मैं आ रही हूँ। अपॉइंटमेंट्स जो है अभी वहाँ पे पाकिस्तानियों से ज़्यादा वो वहाँ मौजूद फॉरेनर्स के लिए ली जा रही। कई लोग मुझसे बड़ा बहस करते हैं, कई लोग कहते हैं आपको काम नहीं करना आता। तो देखिए जी, बात सारी ये है, रिश्ता हमारा क्लाइंटों से या मेरे व्यूवर्स से जो मुझे फ़ोन करते हैं उनसे हमारा फैमिली की तरह होता है। हम आपको जल्दबाजी में ये चंद रुपए कमाने की खातिर हम आपसे गलत इन्फॉर्मेशन पर बात कर लेते हैं, और मैं भी सफ़र करूँगी, मेरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेगा, आप सफ़र करेंगे। तो फिर ताहयात दिलों में इंसान के एक बात आ जाती है कि यार ये हमें बता तो सकती थी, मैं तो अनजान था, मैं ज़िद कर रहा था, ये मुझे इन्फॉर्म तो कर देती। तो मेरी आखिरी हद तक ये कोशिश होती है कि मैं लोगों